का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि आज शो में कौन सी खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करेंगे आयात की एक खबर के साथ। व्यापारी क्यों कर रहे हैं दलहन के आयात पर छूट की मांग। एक दाम पर एक सी दवा बेचने की तैयारी, पकड़ी गई बड़ी जीएसटी चोरी। क्यों टूटने लगी सिप, क्या फिर से उड़ान भर पाएगी गो फर्स्ट, ये बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होगी। और अदानी समूह को एक और झटका। एमएससीआई इंडेक्स के रिव्यू में समूह की 2 कंपनियों को बाहर कर दिया गया। क्या इसका असर होगा, ये समझेंगे। केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत इंपोर्ट होने वाले क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क हटा दिया है। आयात शुल्क में ये छूट 30 जून तक लागू रहेगी। लेकिन सरकार ने यह शुल्क ऐसे समय में हटाया है जब देश के कई तिलहन का समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है जो भाव है। हालांकि इस साल अल नीनो की आशंका है, उस वजह से मानसून सीजन में बरसात प्रभावित होगी जिसका असर तिलहन के उत्पादन पर दिख सकता है। शायद इसी वजह से ये मांग की जा रही है। सर, सरकार ने ऐसा क्यों किया? टैरिफ रेट कोटा सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक एक निर्धारित समय के भीतर सामानों का इंपोर्ट होना होता है, कोशिश ये की जा रही है शायद कि जब से नया तिलहन बाज़ार में आना शुरू हो उस और फसलों की कीमतें और गिरें, उससे पहले इस कोटे का इस्तेमाल करके देश में एडिबल ऑयल का स्टॉक बना लिया जाए। एक और इसकी बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एडिबल ऑयल की कीमतों में भी तेज़ गिरावट दिखाई दे रही है, उसका फ़ायदा भी आयातकों को मिल जाए। लेकिन तात्कालिक तौर पर किसानों को बाज़ार में इसका नुकसान होगा क्योंकि सस्ता आयात होने के कारण उन्हें पहले से कीमत नहीं मिल रही है। लेकिन चूंकि कोटा सिस्टम जून तक लागू है तो ये कोशिश है कि इस कोटे के तहत जितना आयात अधिकतम हो सकता है उसे कर लिया जाए। दलहन और अनाज कारोबारियों के संगठन आईपीजीए ने सरकार से पीले मटर के आयात पर छूट देने की मांग की है। देश में फिलहाल पीले मटर का आयात कई तरह का शुल्क है, जिस वजह से आयात होने वाला मटर की जो कीमत है वो घरेलू स्तर पर चने की कीमतों से ज़्यादा रहती है। लेकिन उद्योग का मानना है कि इस साल अल नीनो की आशंका से खरीफ दलहन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को मटर आयात पर छूट देनी चाहिए। देश में आयात होने वाला अधिकतर मटर कनाडा से आयात होता है। सर, क्या सरकार ऐसा करेगी? आयात की छूट की मांग क्यों रही है? दालों के आयात को लेकर भी काफ़ी सक्रियता दिख रही। दलहन की कंपनियों ने कहा है, आयातकों ने कहा है कि बाकी जगह से मटर के आयात की भी छूट दी जाए। इधर सरकार आयातकों से कह रही है कि वो म्यांमार से उड़द और तुअर के आयात तेजी से बढ़ाएं। ये पूरी की पूरी तैयारी अल नीनो को देखते हुए लग रही है। आज भी कई भविष्यवाणियाँ ऐसी आई हैं जो ये बता रही कि 90 से 95% इस बात की संभावना है कि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा और अल नीनो का असर है। और इसलिए दाल को लेकर एक खास पेशबंदी शुरू हो गई क्योंकि खरीफ की फसल में अगर सही बारिश या मानसून नहीं हुई तो दाल के उत्पादन पर असर पड़ेगा। दाल की कीमतों को लेकर भारत में वैसे भी बराबर दबाव रहा है और भारत के जो महंगाई सूचकांक है उसमें दाल की कीमतें बढ़ने का असर सीधा दिखाई भी देता है। देश का दवा रेगुलेटर एनपीपीए सभी दवा कंपनियों को आदेश दे सकता है कि किसी एक फॉर्मुलेशन की दवा पर देश भर में एक ही भाव तय हो। यानी कि अलग अलग ब्रांड के तहत अगर किसी एक फॉर्मुलेशन की दवा बिकेगी तो उसका दाम एक ही होगा। सर, एनपीपीए ऐसा क्यों करने जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है एनपीपीए का। वैसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में कई सारे रोगों की दवाएं, एक ही फार्मूलेशन की दवाएं अलग अलग ब्रांड्स अपने ब्रांड के हिसाब से बेचते हैं और उसमें ब्रांड का अपना प्रीमियम भी होता है। और आमतौर पर दवाओं का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इस दवा की, इसी फार्मूलेशन की दवा की एक्स कंपनी इतनी कीमत क्यों ले रही है जबकि वाई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी ने जो तैयारी की है उस तैयारी के हिसाब से अब पूरे देश में एक ही तरीके के फार्मूलेशन की दवा की एक ही कीमत होगी। कीमत क्या होगी ये एक महत्वपूर्ण बात है और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे कैसे स्वीकार करेंगी ये देखने की बात है क्योंकि तमाम कंपनियां सेम फार्मूलेशन की दवा पर अपना प्रीमियम लगाती हैं अलग से। अब यहाँ 2 बड़े असर हो सकते हैं। एक तो बहुत सारी दवाएं शुभम बाजार में करीब 60% के आसपास ऐसी दवाएं जो कॉमन दवाएं हैं जो सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे नॉर्मल एंटी एलर्जिक्स हैं, कई सारी ऐसी दवाएं जो कॉमन दवाएं हैं, उनकी कीमतों में कमी भी आ सकती है या कंपनियां अपने फार्मूलेशन बदलने पर मजबूर हो सकती हैं। यानी वो फिर उसी दवा के फार्मूलेशन में थोड़ा चेंज करेंगी उसका प्रीमियम बढ़ाने के लिए और उसमें कोई बदलाव करेंगी। दोनों स्थितियों में दवा बाजार में कुछ उलटफेर होगा जो हमें दिखाई देगा। जीएसटी चोरी पकड़ने वाली संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई
और डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। ये टैक्स चोरी देश में इंपोर्टेड सामान पर हुई है। देश के बड़े 24 आयातकों ने 11,000 करोड़ रुपए की IGST की चोरी की है और इसके लिए उन सभी आयातकों को DGGI और DRI की तरफ से नोटिस भेजा गया है। किस तरह हुई सर ये चोरी? सबसे बड़ा मामला है IGST के इवेजन का। IGST आमतौर पर जो इंपोर्टेड सामान देश के भीतर होता है और उसे बाहर से मंगाकर भारत में जो जिसका की सप्लाई की जाती है उस पर लगाया जाता है। यह माना जा रहा है कि टेक्सटाइल, स्टील और फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन क्षेत्रों की कंपनियों ने ये टैक्स की बड़ी चोरी की है। ऐसा लग रहा है इसे यार्न के इंपोर्ट में ऐसा पता चल रहा है, रसायन के इंपोर्ट में, फार्मास्यूटिकल APIs के इंपोर्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए सोने और डायमंड्स के इंपोर्ट में बड़े पैमाने पर IGST की चोरी हुई है और 11,000 करोड़ का बड़ा मामला है। कंपनियों ने IGST के रिटर्न्स ठीक ढंग से फाइल नहीं किए हैं। ये आंकड़ा अभी फिलहाल जब GST ने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा निकाला तो उसके बाद पता चला है। इसमें 7 बड़ी कंपनियां हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की, इन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। देश में नई कंपनी खोलना भले आसान हो, लेकिन इसे बंद करने में पहले से ज़्यादा मशक्कत करनी होगी। कंपनी कार्य मंत्रालय की ओर से कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में फेरबदल किए गए हैं। अब अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अपना नाम हटवाना चाहती है, यानी कि कहिए कि उस कंपनी को बंद करना चाहती है, तो उसे पहले से ज़्यादा दस्तावेज देने होंगे। सर, कौन से दस्तावेज देने होंगे? ये कुछ असंगत सी स्थिति है। अभी से 1-2 महीने पहले तक सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो कंपनियों के बंद करने की प्रक्रिया को ईज आउट कर रही है, आसान कर रही है, जिससे कि तेजी से कंपनियां बंद की जा सकें। हमें याद है कि 2-3-4 साल पहले भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा अध्याय इस पर लिखा गया था कि भारत में एग्जिट कितना मुश्किल है कंपनियों के लिए। लेकिन अब जो नई सूचना कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, वो कंपनियों के लिए कंपनी बंद करना और ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड करने जा रही। जो सूचना है उसके मुताबिक कंपनियों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पहले फाइल करना होगा, जिसका वो कंपनी जिसका बिजनेस वो बंद करना चाहती हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा और शायद ऐसी कोशिश इसलिए की जा रही है, जिसके संकेत ये हैं कि बहुत सारी कंपनियों के मामले में बंद होते समय पारदर्शिता बरती जाए और उनका बाद में इस्तेमाल न हो सके। आमतौर पर कंपनी कानून के तहत एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी कंपनी को बंद करना होता है तो उसके बोर्ड में 75% डायरेक्टर्स मिलकर उसका प्रस्ताव पारित करते हैं, उसकी सारी लायबिलिटी सीज होती हैं और उसके बाद कंपनी बंद की जाती है। ये नई प्रक्रिया जो अब लागू हो रही है, इससे एग्जिट थोड़ा कठिन हो जाएगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों का रुझान घट रहा है। इस वजह से अप्रैल 2023 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 6,480 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 68% कम है। मार्च में इस कैटेगरी में 20,534 करोड़ रुपए का इन्फ्लो दर्ज किया गया। इन्फ्लो मतलब कि पैसा लगाया गया आया। इतना ही नहीं, सिप में भी थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। एमफी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के अधीन संपत्तियां यानी AUM 41 लाख करोड़ के पार निकल गया है। सर, इक्विटी इनफ्लो क्यों घट रहा है? ये एक असंगतिपूर्ण स्थिति है और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बाजार में निवेश के योग्य संसाधन या आम लोगों के पास निवेश के योग्य संसाधनों में कुछ कमी दिख रही है। क्योंकि अगर आप बाजार के नज़रिए से देखें तो इस दौरान शेयर बाजार ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। जो गिरावट हमने जनवरी फरवरी के महीनों में देखी थी, मार्च में उसमें रिकवरी दिखाई दी, अप्रैल में उसमें और अच्छी रिकवरी दिखाई दी। लेकिन उसके बाद भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश तेजी से घटा है। सिप भी गिरे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी गिरावट आई है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि दोनों रास्तों से सामान्य तौर से भी और SIP में भी दोनों में निवेश में कमी आई है। शायद इसकी वजह बाजार का उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरी एक बड़ी वजह हो सकती है कि निवेशक अपने आप को डेट फंड में ले जा रहे हैं, क्योंकि यही आंकड़ा एमफी का बता रहा है कि डेट फंड्स में निवेश बढ़ा है। यानी निवेशकों ने अपना निवेश इक्विटी बाजार में जो उतार चढ़ाव या रिस्क दिख रहा है उससे बचने के लिए डेट फंड में ले जाना शुरू किया है। तो एक शिफ्ट हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ एक खबर और महत्वपूर्ण है जानना कि कल ये भी आंकड़ा आया था कि भारतीय बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 24 महीने के लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई है। डीमैट अकाउंट्स हैं पर डीमैट अकाउंट में संचालन कम हो गया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज है और शायद यही वजह है शुभम कि सामान्य निवेशक और SIP इन्वेस्टर शेयर बाजार से पीछे खिसक रहे हैं। और पीछे अगर देखें तो पिछले साल SIPs में या म्यूचुअल फंड्स ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया था जितना उससे पिछले साल दिया था। घरेलू बाजार में तो सिप घट ही रहा है, विदेशी बाजार में भी निवेश करने के लिए जो सिप का इस्तेमाल किया था उन लोगों के हाथ भी मायूसी लग रही है। इन फंडों में SIP के जरिए पैसा लगाने वाले निवेशकों को 3 साल में नुकसान उठाना पड़ा है। वैल्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार विदेशी फंड में की करीब 128 योजनाएं भारत में, जिसमें से 23 ने 3 साल में SIP में नेगेटिव रिटर्न दिया है। विदेशी निवेश फंडों में निवेश करने वाली 23 योजनाएं में से 6 में 1 साल और 3 साल की अवधि में नकारात्मक रिटर्न दिखाया जा रहा है। कुल जो स्कीमें हैं वो 20% ऐसी हैं जिनमें नेगेटिव रिटर्न है। सर, ओवरसीज सिप में लोगों को नुकसान क्यों हो रहा है?
पिछले 2 साल के दौरान लगातार आपको सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इस बात का सुझाव दिया गया होगा कि आप भारत में बैठे बैठे विदेश की कंपनी खरीद सकते हैं, वहाँ निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डाउ में और नेस्डैक की कंपनियों के में निवेश के विकल्प लेकर आए थे, पर अब उनका रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से केवल फार्मा सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सारे ओवरसीज से रिलेटेड जो स्कीम है उनमें अधिकांश स्कीमों में निवेशकों को नुकसान हुआ है। इसकी शायद वजह यह है कि या तो फंड मैनेजर्स उतने प्रभावी ढंग से फंड्स को मैनेज नहीं कर पाए हैं या उनके स्टॉक्स का सिलेक्शन ठीक नहीं रहा है। हालांकि इसकी दूसरी वजह यह भी है कि पिछले 1 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, अमेरिका और यूरोप के बाजार में भी हमने बहुत तेज उतार चढ़ाव देखा है। आमतौर पर गिरावट देखी है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो सारे स्टॉक मार्केट्स में अगर आप औसत रिटर्न देखें तो उसमें कमी आई है। कर्ज में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट के से जुड़े बीते 24 घंटे में 3 बड़े अपडेट आए। एनसीएलटी की ओर से नियुक्त आईआरपी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से दिवालिया अर्जी अपने तरीके का पहला मामला है। यहाँ कंपनी को कोई लेनदार लेकर नहीं आया, बल्कि कंपनी ने खुद रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। वहीं एसएमबीवी ने पहले ही एनक्लेट में अर्जी दी थी। इसके बाद 2 और कंपनियों जीवाई एविएशन और एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग ने एनसीएलटी के खिलाफ ऊपरी अदालत एनक्लेट में अपील की है। वजह वही है कि मोरेटोरियम लगने के बाद कंपनियां एयरक्राफ्ट नहीं ले पा रही। एक कंपनी के 5 और एक कंपनी के 9 एयरक्राफ्ट गो फर्स्ट के कब्जे में है। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि बैंक मौजूदा तिमाही में गो फर्स्ट के खातों को एनपीए घोषित कर सकता है। सर, पहला सवाल ये अपने तरीके का पहला मामला क्यों है? अपने तरीके का पहला मामला हर तरह से एविएशन इंडस्ट्री में भी और भारत के बैंक्रप्सी के इतिहास में भी ये पहला मामला है। और आज जिस तरह से आईआरपी को जो प्रोफेशनल एनक्लेट अदालत की तरफ से अपॉइंट किया गया, उसकी बातों को सुनकर आपको बहुत सारे संदर्भ मिलते, कड़ियाँ मिलती दिखती हैं, जिनके बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे मनी सेंट्रल के अपने कार्यक्रमों में। अपनी तरह का पहला मामला इसलिए है कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई, पर कंपनी अपनी कर्ज की देनदारियां कम करने के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट का सहारा ले रही। यानी एक चलती हुई कंपनी अचानक सुबह ये सूचना देती कि वो बैंक्रप्ट हो गई है, उसे कोई क्रेडिटर, कोई बकायेदार उससे शिकायत नहीं करता कि उसने कर्ज नहीं चुकाया, उसने भुगतान नहीं किया है। उसका डिस्प्यूट एक इंजन देने वाली फॉर्म के साथ है और वो बैंक्रप्सी कोर्ट में जाकर अपने को बैंक्रप्ट कर देती है। ये अपने तरीके का बिल्कुल अनोखा पहला मामला है। और ये बड़ी दुविधा होगी एनसीएलटी के सामने कि क्या वो एक चलती हुई कंपनी में खुद ही डिफॉल्टर या बैंक्रप्ट डिक्लेयर करने वाले कंपनी के प्रबंधन को दोबारा कंपनी लेने की छूट दे। क्योंकि आज आईआरपी की तरफ से ये भी कहा गया शुभम की वाडिया समूह और गो फर्स्ट के जो मालिक हैं वो एक रिजोल्यूशन प्लान लेकर खुद आ रहे हैं अपने लेवल पर। बैंकर्स उनके साथ ऐसा है दिखाई दे रहे हैं। ये अपने तरीके का पहले मामले के ये 2 हिस्से। तीसरा हिस्सा ये कि किसी एविएशन सेक्टर में किसी कंपनी के लिए पहला मामला, जब चलती हुई एयरलाइंस अचानक बंद हो जाती है, उसके सारे जहाज ग्राउंड हो जाते हैं और वो बैंक्रप्सी कोर्ट में चली जाती है और उसके बाद फिर वो आकर उसे दोबारा उड़ाने की मांग करती है। और उसकी तरफ से जो एनसीएलटी का प्रमुख है या एनसीएलटी की तरफ से जो अपॉइंट किया प्रतिनिधि है, वो कहता है कि गो फर्स्ट जल्दी संचालन शुरू करेगी और वो कर्मचारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता है। आमतौर पर हमने बैंक्रप्सी में ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी थी। तो ये, और तीसरा ये कि ये सब कुछ दूसरे भी नियमों के अधीन है, भारत के एविएशन रेगुलेशन के अधीन है। एविएशन रेगुलेटर क्या करेगा इस परिस्थिति में ये पता नहीं है। तो इस अपने तरीके के मामले में बैंकर्स में जिस दिशा में वाडियाज इस पूरे मामले को ले जाना चाहते हैं, वहां शायद पर्पज़ ये है इस पूरी प्रक्रिया का कि जो 11,000 करोड़ की देनदारी है उसमें थोड़ी कमी कर ली जाए और कंपनी दोबारा वो चला ले। और यहाँ एनसीएलटी के अगर ऐसा कोई फैसला करती है तो अपने आप में एक प्रेसिडेंट होगा, अपने आप में एक नज़ीर बनेगा अगर ऐसा होता है तो। सर, आगे बैंक्रप्सी आपको कैसे रोल आउट होती दिख रही है? पूरी 2 बड़ी दुविधाएं इस बैंक्रप्सी में है। हालांकि आज अगर आईआरपी के बयान को आप देखें तो उस हिसाब से वो बहुत तेजी से 3 महीने में से रिजॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियां हैं उसमें 2 कंपनियां और ऊपर के ट्रिब्यूनल में चली गई हैं, उनको अपने जहाज रिलीज कराने हैं। अगर ऊपर का ट्रिब्यूनल इस पूरी प्रक्रिया में उनके फेवर में फैसला दे देता है तो बैंक्रप्सी की पूरी कोशिश या बैंक्रप्सी के जरिए एयरलाइंस को दोबारा हासिल करके चलाने की कोशिश वाडिया समूह की असफल हो सकती है। तो एक बड़ा फैसला आएगा ऊपर के ट्रिब्यूनल से, और अगर ऊपर के ट्रिब्यूनल ने इस प्रक्रिया में बैंक्रप्सी के निचली अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया तो फिर ये जहाज फंसे रहेंगे। और उसमें भी 20 जहाज कम से कम ऐसे हैं जोड़ने की स्थिति में है। बाकी जहाज़ों के पास तो इंजन नहीं है, तो वो तो ग्राउंडेड जहाज हैं, एक परिस्थिति है। दूसरा ये कि फिर कितना हेयर कट कौन लेता है। बैंकर्स 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है उन्होंने गो फर्स्ट को। बाकी जो कंपनियां, बाकी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनको कितना हेयर कट दिया जाता है? क्योंकि अगर 3 महीने में रिजॉल्व होना है तो सारे फैसले तत्काल ताबड़तोड़ होंगे कि कौन कितना नुकसान उठाने को तैयार होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये जो संकेत हमें आज सुबह मिले कि
क्या बैंक्रप्सी अदालत भारत के विमानन नियामक को इस बात की गारंटी देगी कि उड़ान शुरू हो पाएगी और उड़ान लंबे समय तक चलती रह पाएगी? क्या इनकी वित्तीय परिस्थिति ऐसी रहेगी कि इसे जहाज मिलते रहें और आगे उड़ानें चलाती रहे? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है गो फर्स्ट को लेकर। यह गारंटी गो फर्स्ट और बैंक्रप्सी अदालत को देनी होगी, और वो गारंटी कैसे दी जाएगी इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। सर, गो फर्स्ट फिर से उड़ान भर पाएगी? सब बड़ा सवाल फिर ये है। गो फर्स्ट की उड़ान दो ही चीजों पर निर्भर करती है कि अगर गो फर्स्ट के वकील ऊपर के ट्रिब्यूनल में अपने 20 तक जहाज बचाने में सफल हो गए, यानी लीजर्स की बात नहीं सुनी गई और लीजर कंपनियों को जहाज वापस नहीं किए गए, और दूसरा ये कि बैंक्रप्सी कोर्ट की तरफ से दी गई गारंटी को भारत के डीजीसीए ने स्वीकार कर लिया कि कंपनी उड़ान आगे भर सकती है, कंपनी के कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि वही सारे लोग जो बैंक्रप्सी कोर्ट में वसूली करने खड़े हुए हैं शुभम, वही उन्हीं सारे लोगों से कंपनी दोबारा सर्विस कैसे लेगी? वही एजेंट, वही कर्मचारी, वही पायलट भी छोड़कर चले गए। तो जिस पूरे सिस्टम की बकायदारी से बचने के लिए कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट की शरण में पहुंची है, उसी पूरे सिस्टम से वो दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए सेवाएं कैसे लेगी? ये एक बड़ी दुविधा, इसीलिए अपने तरीके का ये पेचीदा और अनोखा मामला है। सर, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की भी होगी। ठीक है, एक बार अगर चलाने को दे भी तो फिर अगली परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी, ये कैसे पता? हाँ, और ये गारंटी डीजीसीए मांगेगा कि कंपनी आगे जाकर ये उड़ानें जारी रख पाएगी कि नहीं। प्रैट एंड विटनी के साथ जो डिस्प्यूट है उसमें इंजन वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो भारत के एविएशन रेगुलेटर को अंततः इस मामले पर फैसला लेना होगा कि वो गो फर्स्ट को इस पूरी प्रक्रिया के तहत उड़ने की छूट दे या ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर अदानी समूह से। अदानी समूह की आज 10 में से 9 कंपनियां बाजार में लाल निशान में कारोबार कर रही हैं। हालांकि आज निफ्टी भी में ज़्यादा गिरावट नहीं है, एकदम फ्लैट सपाट है सेंसेक्स निफ्टी दोनों प्रमुख इंडेक्स, लेकिन अदानी समूह की कंपनियों में गिरावट तेज है। अदानी टोटल 5% नीचे, अदानी ट्रांसमिशन 4% से ज़्यादा गिरावट, बाकी शेयरों में भी 1 से 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेज, ग्रीन पोर्ट सब में। वजह क्या है? वजह आपको बताते हैं। जो 4 और 5% की गिरावट है उसकी वजह है MSCI इंडेक्स का रिव्यू। MSCI इंडेक्स के रिव्यू के बाद हुए फेरबदल में अदानी समूह की 2 कंपनियां अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन को बाहर किया गया। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि कंपनी की ओर से मिडिल ईस्ट और यूरोपीय निवेशकों से 2 से $2.5 अरब जुटाए जा सकते हैं। कंपनी की ओर से अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन की हिस्सेदारी बेचने की चर्चा है। इस बीच सऊदी अरब के एक बड़े ग्रुप इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की ओर से कहा गया है कि वे अदानी ग्रुप की ओर से अगर कोई बॉन्ड या शेयर बिक्री की जाती है तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक खबर हमने आपको कल भी बताई थी कि कंपनी लगातार इस कोशिश में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा पाए। पहले जो पैसा उसने शेयर गिरवी रख के जुटाया था, अब वो उनको बेचने की तैयारी करेगी। शेयर बिक जाएं लेकिन पैसा आ जाए। बाजार में कई रकमें चल रही हैं, कोई कह रहा 2 बिलियन, कोई कह रहा 3 बिलियन, कोई कह रहा 5 बिलियन। इस पर आखिरी फैसला कब होगा? 13 मई को, यानी कल बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड की बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर समूह किस कंपनी के शेयर बेच के या बॉन्ड प्लेसमेंट करके पैसा जुटाएगी और कितना जुटाएगी। अब पहला सवाल सर ये कि इंडेक्स से जो बाहर निकाले गए 2 शेयर, इनका असर क्या होगा? शुभम, इंडेक्स के पुनर्गठन के लिहाज से अडानी समूह के लिए सबसे बड़ा झटका है, और इस इंडेक्स के रीजिग या पुनर्गठन या परिवर्तन को जो कंप्रेहेंसिव रिव्यू MSCI करता है, जो इंडेक्स बनाने वाली एजेंसी है, उसने फरवरी में ही इस बात का संकेत दिया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, और तब से आज तक बाजार आमतौर पर प्रिसिपीस पर था, किनारे पर था कि आखिर इस स्थिति में होता क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है और इंडिया गाज इंडेक्स से बाहर होने का मतलब है कि 2 कंपनियों को MSCI उसमें ट्रेडिंग का जो फ्लोटिंग साइज है वो कम हो जाएगा। नोवमा की रिपोर्ट बताती है कि अडानी ट्रांसमिशन को लगभग 122 मिलियन का और अडानी टोटल गैस को $84 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो झेलना पड़ सकता है, और उसकी वजह इंडेक्स से बाहर होने की वजह से आज हमने बाजार में तेज गिरावट देखी। अब अगर आप ध्यान से पूरा इंडेक्स वाले तार जोड़ने की कोशिश करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह सब पहले तो ESG इंडेक्सेस से बाहर किया हुआ, अडानी समूह की कंपनियां जो कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इंडेक्स रहती हैं वहाँ से बाहर की गई। अभी SBTI ने भी अपनी लिस्ट से बाहर किया, और अब जो मेन इंडेक्सेस हैं MSCI का जो मेन इंडेक्स था उस इंडेक्स से भी अडानी समूह की 2 कंपनियां बाहर चली गई। यानी ये फैसला ठीक उस समय आया जिस समय अडानी समूह अपने लिए नए सिरे से प्राइवेट प्लेसमेंट की कोशिश कर रहा है या इक्विटी जुटाने की कोशिश कर रहा है। इंडेक्स से किसी कंपनी के बाहर होने से बाजार में उसकी ट्रेडिंग की संभावनाएं सीमित होती हैं, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है और उसकी साख को लेकर सवाल भी उठते हैं।
सर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या नई जानकारियां सामने आ रही हैं? जैसा आपको शुभम ने बताया कि 3 बिलियन, 5 बिलियन और 4 बिलियन के आसपास की बात चल रही है कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाने की। दो कंपनी अब इस स्थिति में है, जो संकेत आज भी मिले कि जैसा हम लगातार अपनी चर्चाओं में बता रहे हैं कि अडानी समूह भी संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि अपने एक्सपेंशन के लिए वो कर्ज नहीं लेगा, और कर्ज लेने की संभावनाएं भी धीरे धीरे सीमित होती जा रही हैं क्योंकि कर्ज का बोझ इतना बड़ा है। अब यह कवायद शुरू हो रही है कि कंपनी बाहर जाकर अपनी इक्विटी बेचे और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इक्विटी बेचे। एफपीओ लाने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि शायद से भी उसको मंजूरी नहीं देगा। इस समय कंपनी के खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं अलग अलग जगह। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज हियरिंग शुरू, सेबी की अपील पर हियरिंग शुरू होने की खबर थी। तो इस परिस्थिति में कंपनी को 4 से 5 बिलियन डॉलर की कम से कम जरूरत तात्कालिक तौर पर है, जिससे कि वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके, और अगर कोई कैपेक्स उसको करना है, कोई नए निवेश करने हैं तो उसे वो लेकर आए, और इसलिए वो ग्राहकों की तलाश कर रही है। अडानी समूह की अगर आप से 5-6 महीने पहले की स्थिति देखें तो अडानी समूह के स्टॉक्स का प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत आसान होता, कंपनियां उसे खरीदने को तैयार होती। लेकिन अब अडानी समूह के लिए ऐसी स्थिति में, जबकि लगातार रेगुलेटर्स भी, इंडेक्स मैनेजर्स भी और बहुत सारी और बैंकर्स भी करीब से निगाह रखे हुए हैं, रेटिंग और साख के सवाल उठ रहे हैं, तब ये कितने डिस्काउंट पर स्टॉक बेचे जाएंगे ये देखने की बात होगी, क्योंकि एक बड़ा सेल ऑफ डिस्काउंट पर जीक्यूजी इन्वेस्टर्स को किया जा चुका है। लेकिन अब कंपनी के पास पैसा जुटाने के लिए, कर्ज चुकाने का पैसा जुटाने के लिए और नई परियोजनाओं में निवेश के लिए इक्विटी बेचने के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं बचा है। और इसलिए कल की बोर्ड की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है, जिस समय पता चलेगा कि कंपनी कितनी इक्विटी बेचेगी, कितनी हिस्सेदारी बेचेगी और उस पर मौजूदा कीमतों से पे कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज दोनों खबरें एक साथ टकराई बाजार में, एमएससीआई इंडेक्स की भी और अडानी समूह की तरफ से इक्विटी उठाने की कोशिशों की, और उसका असर हमने अडानी समूह को लेकर खराब होते सेंटीमेंट के तौर पर बाजार में देखा। ये भी देखना होगा सर कि कौन सी कंपनियां बेचने के लिए चुनी जाती है, क्योंकि जो कंपनियां चुनी जाएंगी शायद उन्हीं का समूह पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा। कंपनियां तो 10 हैं, उनमें से कौन सी 2 या 3 कंपनियां चुनी जाती है जिनका शेयर बेचा जाएगा। हाँ, ये भी देखना होगा क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज ही ऐसी कंपनी है प्रमुख तौर पर जिसकी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश अडानी समूह करेगा, क्योंकि उसके साथ उतने इश्यूज नहीं। बाकी कंपनियों को लेकर और भी सारे इश्यूज हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज जो कि फ्लैगशिप कंपनी है, उसका एक हिस्सा पहले बिका है, कितना हिस्सा उसका बेचा जाएगा और उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। दुनिया भर के स्टार्टअप में निवेश करने वाले जापान के सॉफ्टबैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपने निवेश पर करीब 32 अरब डॉलर का रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। ये नुकसान वित्त वर्ष 2021-22 में हुए नुकसान के मुकाबले करीब 2 गुना है। अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टबैंक इस साल कई स्टार्टअप में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। सॉफ्टबैंक ने भारत में भी कई स्टार्टअप में निवेश किया हुआ है, जिनमें से पेटीएम एक है। हाल ही में सॉफ्टबैंक ने पेटीएम से अपनी 2% हिस्सेदारी बेची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाबंदियों को लेकर दुनिया भर में प्रयास तेज हो गए। आज एक खबर भारत से है तो दूसरी यूरोप से। यूरोप में सांसदों की एक कमेटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत की है। ये कहा है कि टफ नियम हम बनाएंगे। वहीं भारत में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एआई प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। सर्टिन ने चैट जीपीटी, बार्ड, बिंग एआई का नाम लेते हुए कहा है कि इनका इस्तेमाल स्पैमर किसी इंसान या संस्था को टारगेट करने के लिए कर सकते हैं। सर कोई टिप्पणी आपकी? एआई को लेकर पूरी दुनिया में अचानक बेहद खौफ है और कई सारी गतिविधियां रेगुलेटर्स के लेवल पर शुरू हो गई हैं। जो उत्साह में आज से 2-3 महीने पहले तक दिखाई दे रहा था, वो एक किस्म के खौफ में बदल चुका है। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एक प्रस्ताव जाने वाला है जिसमें कि एआई को लेकर तमाम सख्तियां की जाएंगी। अमेरिका में भी इस तरीके की मुहिम शुरू हो चुकी है। अमेरिका के कुछ सीनेटर्स इसके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एआई कंपनियों से बातचीत करके उनसे सूचनाएं मांगी हैं। ये पूरा घटनाक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उत्साह से ज़्यादा चेतावनियों से भर चुका है और इस संदर्भ में भारत के नियामक की तरफ से भी अब चेतावनी आना शुरू हो गई है। और इस बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सर इस हफ्ते का इकोनॉमिकम देख लिया जाए। हाँ, और इस हफ्ते इसलिए संयोग से जब आज एक खबर आई तो उसी संदर्भ की खबर है जिस पर इस बार का इकोनॉमिकम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चर्चाएं, जो डर थे, वो रोजगार तक अब सीमित नहीं रहे हैं। दुनिया में बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, वो क्या क्या कह रहे हैं, किस तरीके की चिट्ठियां सरकारों को लिख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है और इसे लेकर किस किस्म का खौफ सरकारों के भीतर आ गया है। यानी वही सरकारें जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की तकनीक माना था, वो कितना डरी हुई हैं।
इसे इस बार आप जानने की कोशिश करिए। आखिर इस नई तकनीक को लेकर इतना खौफ क्यों है, और उस खौफ के बारे में जो तथ्य हैं उन्हें हम इस बार के इकोनॉमिकम में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मनी 9 के ऐप पर वो इकोनॉमिकम उपलब्ध होगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास तमाम नई बड़ी बहसें शुरू होने वाली हैं। जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से यूरोप और अमेरिका में नए कानून बनने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेबोरेटरीज के भीतर जाकर जांचने की कोशिश करेंगे कि वो तकनीक बना रहे हैं या हथियार। तो एक बड़ी खबर से जुड़ा है इस बार का इकोनॉमिकम, और इस बार के इकोनॉमिकम में एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि आप रोमांच से भर जाएंगे। आप जो सोच नहीं सकते, जो चीज़ें आपने सिर्फ फिल्मों में देखनी है, वो संवाद, वो चीज़ें, वो आप इस बार के इकोनॉमिकम में देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। सर, इस बार का किस्सों के सिक्के भी किसी खबर से ही जुड़ा है? इस बार किस्सों के सिक्के पर हम हालांकि किस्सों के सिक्के की उत्सुकता इकोनॉमिकम के साथ जुड़ी होती है, लेकिन इस बार हम किस्सों के सिक्के में बात करेंगे गो फर्स्ट की। और गो फर्स्ट के जहाज का रिश्ता एक दूसरे बड़े जहाज से जुड़ा हुआ है, जो जहाज दुनिया में 200 साल पुराना जहाज है, जो पानी में आज भी तैर रहा है। वाडिया समूह के साथ अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि उनकी कंपनी दिवालिया हुई है। क्या किस्सा है इस समूह का दुनिया में बाकी समूहों की तुलना में? ये एक अकेला समूह जिसके पास 300 साल का इतिहास है। इसके इतिहास के कुछ अनजाने पहलू हम जानेंगे इस बार किस्सों के सिक्के में। आप मनी 9 के साथ रहिए, आप इतिहास भी जानिए, आप वर्तमान भी जानिए, आप भविष्य में क्या हो सकता है ये भी जानिए। वो इकोनॉमिकम के थ्रू क्या हो रहा है वो जानिए मनी सेंट्रल के थ्रू, और क्या हो चुका है वो जानिए किस्सों के सिक्के के थ्रू। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर आएंगे मनी सेंट्रल लेकर, रविवार को मिल रहे हैं इकोनॉमिकम में। नमस्कार।